हाय गाइस, फिजिकल केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि अपना बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास था। वो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई थी, बेसिक सी बातें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का रियल लाइफ में क्या यूज़ है ना, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर हम लोग करेंगे। तो बेसिकली देखो, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग को कैलकुलेशन करना है कि रेट, किसी भी रिएक्शन की रेट किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो अपना मेन मोटिव है कैलकुलेशन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैंने बताया था कि रेट की बेसिस पे अपने पास में टोटल 3 तरह की रिएक्शंस होती है। जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको हमने 3 अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया था। एक है वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड वेरी स्लो रिएक्शन। देखो अब जो वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं ना, वो मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग होती है। जैसे सपोज करो रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसा तो नहीं होता नहीं है कि 1-2 घंटे में हो जाए। ये इस टाइप की रिएक्शन जो होती है ना, कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होने के कारण इनकी कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं। ये वेरी स्लो रिएक्शंस है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स वेरी स्लो रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वहीं दूसरी साइड अपने पास है वेरी फास्ट रिएक्शन। अब ये वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है? ये वैसी रिएक्शंस हैं जो पलक झपकते ही कन्वर्ट हो जाती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो भाई ऐसी रिएक्शंस जो एकदम इंस्टेंट हो जाएं, है ना, इन्हें बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे एसिड बेस की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो भाई अब टाइम ही एकदम 10 to 0 हो, मतलब टाइम ही बहुत कम टाइम में अगर रिएक्शंस हो जाएं, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हमारे लिए ये भी दिक्कत वाली बात है। वहीं लास्ट में अपने पास है मॉडरेट रिएक्शंस। वैसी रिएक्शंस जिनके लिए टाइम अपने पास में एक फिक्स इंटरवल है, मतलब एक कैलकुलेटिव टाइम है कि भाई कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं इसके लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। और ये अपना जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये मॉडरेट रिएक्शंस पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, देखेंगे हम लोग कि रेट को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा भी और कोई रेट होती है क्या, टाइप्स ऑफ रेट, ये सारी बातें हम करेंगे। और साथ में आपको मैं ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हेडिंग डालेंगे रेट। देखो रेट का छोटा सा मतलब एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था कि रेट क्या है। देखो बेसिकली रेट इस चैप्टर में कुछ नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना स्पीड की, बस वही है। लेकिन यहाँ पे रेट जो होगी, स्पीड जो होगी, वो अपनी रिएक्शन की स्पीड होगी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। मतलब किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, इसे हम बोलते हैं रेट। देखो कॉन्सेंट्रेशन, इसकी यूनिट की बात करें अगर, यूनिट क्या होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। देखो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम को हम लोग सेकंड में लिखते हैं, है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल, लीटर इनवर्स लिख लो, सेकंड इनवर्स लिख लो, है ना। या फिर और लिख लो मोल पर लीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट को। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आपको ज़्यादा आएगा। एक क्वेश्चन लिखो। सपोज करो अपने पास एक रिएक्शन हो रही है PCl5, ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। ठीक है, सपोज करो T इक्वल टू 0 पे PCl5 अपने पास में है 10 मोलर, 10 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल है तो इसे स्मॉल लीटर में लिखते हैं, मोल पर लीटर। इनिशियली रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट क्या होंगे? 0 होंगे। ये हमें मानकर चलना है ना। T इक्वल टू 0 पे मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट बने भी नहीं होंगे। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? 0 मान लो T इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद अपने पास में PCl5 10 मोल से घटकर मान लो 6 मोल हो गए, 6 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसके 4 मोल घट चुके हैं। तो अब ये हमें ये कैलकुलेट करना है कि भाई PCl3 और Cl2 कितने मोल बने होंगे। देखो यहाँ पे इसकी 1 मोल रिएक्शन, पहले देखो चेक करो बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। P1 है, Cl5 3 + 2 5, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है।
अब ऐसे केस में देखो सबकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 1, मतलब इसके 1 मोल घटेंगे तो इसके 1 मोल बनेंगे, इसके 1 मोल घटेंगे तो इसके 1 मोल बनेंगे, मतलब इसके 1 मोल घटने से इन दोनों के 1 1 मोल बनने वाले हैं। तो घटे कितने हैं देखो, 10 से 6 हो गए, 4 मोल घटे हैं, कितने बनेंगे इसके 4 मोल पर लीटर। इसके 1 से 1 बनते हैं, इसके भी 1 से 1 बनते हैं, तो घटे कितने हैं 4, तो 4 से कितने बनेंगे, ये भी 4 मोल पर लीटर। ठीक है, अब देखो रेट का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ PCl5, रेट ऑफ PCl5 का रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना हुआ देखो, 10 और 6 कितने का चेंज हुआ है, 4 मोल पर लीटर का, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, कितना टाइम लगा है 5 सेकेंड, 5 माइनस 0 5 सेकेंड, क्या हो जाएगा आंसर 0.8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का क्या है देखो, 0.8 मोल मतलब 1 सेकेंड में PCl5 के 0.8 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब 1 सेकेंड में PCl5 के 0.8 मोल कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, वहीं दूसरे साइड हम कैलकुलेट करें रेट ऑफ PCl3, रेट ऑफ PCl3 वापस से वही है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में देखो कितने का चेंज आया है, 4 माइनस 0, कितने का हो गया चेंज, 4 मोल पर लीटर, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है देखो, टाइम टेकन 5 सेकेंड का, 5 सेकेंड, क्या हो जाएगा आंसर 0.8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से रेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ Cl2, वापस से क्या होगा देखो, 4 0 से 4 हो गया, ये कितने का चेंज आया है 4 मोल का, 4 मोल पर लीटर, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, क्या आंसर आ जाएगा 0.8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखो ये हमने रेट कैलकुलेट की है PCl5 की, PCl3 और Cl2 की, हमने तीनों की अलग अलग रेट कैलकुलेट की। ये रिएक्शन की रेट नहीं है, ये रिएक्शन की रेट नहीं है, अगर रिएक्शन की रेट होती है तो हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। हमने तीनों की अलग अलग रेट को कैलकुलेट किया है। अब ये कोइंसिडेंस है कि तीनों का आंसर सेम आ रहा है, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि हर क्वेश्चन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो रेट हैं वो सेम आए, है ना। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रेट, भाई रेट कितने तरह के होते हैं, हम लोग कितने तरह के रेट को कैलकुलेट करने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे रेट। तो देखो यहाँ पे रेट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो 2 तरह की रेट कैलकुलेट करेंगे। रेट जो है वो 2 तरह की रेट होंगी। पहला रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, एंड सेकेंड वन इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ROR भी लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। 2 तरह की रेट कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज मतलब क्या है, देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके रेट को कैलकुलेट करेंगे। साथ ही हम लोग रेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, रिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे सबके हम अलग अलग रेट को कैलकुलेट करेंगे। जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके रेट को, जितने प्रोडक्ट हैं उनके रेट को, उनको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। ठीक है, वहीं बात करें हम रेट ऑफ रिएक्शन की, इस बार हम लोग इसमें कैलकुलेशन क्या करने वाले हैं, पूरी अपनी ओवरऑल जो रिएक्शन होगी उसकी रेट को कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसकी स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। अपना मेन मोटिव क्या है, इसका कैलकुलेशन, हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन इसके बिना पॉसिबल नहीं है, फ़िलहाल के लिए नहीं है ना, आगे हम लोग सीखेंगे और भी। लेकिन अभी जो है रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करने में हमें इसकी हेल्प चाहिए, इसके बिना हम इसकी रेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि भाई रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज क्या है, इसे रेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्टेंट समझते हैं इसको क्या है, हेडिंग डालेंगे रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट। सपोज करो अपने पास A + B
इससे अपना प्रोडक्ट बना COD, ठीक है। अब मैं आप यहाँ पे बोलूँ रेट ऑफ ए, ठीक है, या फिर रेट ऑफ बी, इसकी जो कैलकुलेशंस होंगी उसे ही हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही रिएक्टेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होते जाएंगे, है ना, मतलब रिएक्टेंट क्या होंगे, घटते जाएंगे। तो इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब यहाँ पे ए लिख लो। उसी तरीके से बी भी क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ बी, है ना। वहीं अगर आप अपने राइट साइड में देखो प्रोडक्ट है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, है ना। देखो इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, रिएक्टेंट के ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, देखो मान लो अपने पास में एक रिएक्शन है जिसमें R रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लो T इक्वल टू 0 पे इसके 10 मोलर पर सेकेंड थे। तो स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, 0। मान लो T इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमने देखा कि 10 मोल से घट के ये 9 मोलर हो चुके हैं। T इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये 8 मोलर हो चुके हैं। इस तरीके से ये सिलसिला चलता आ रहा है। T इक्वल टू मान लो 9 सेकेंड पे मैंने देखा इसके घट के कितने हो गए हैं, 1 मोलर पर लीटर, 1 मोलर पर लीटर, सॉरी पर सेकेंड, ठीक है। इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, टाइम जिस तरह से बढ़ता जा रहा है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखो कॉन्सेंट्रेशन इधर इधर लिखेंगे और इधर टाइम, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9 and 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। देखो T इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट के कितने मोलर थे, 10। T इक्वल टू 0 यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने मोलर थे, 10, मतलब मैक्सिमम, ठीक है। T इक्वल टू 1 सेकेंड पे 9 मोलर, T इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितने हो गए, 9 मोलर हो गए, मतलब यहाँ T इक्वल टू 2 सेकेंड पे 8 मोलर हो गए, 2 सेकेंड पे 8 मोलर हो गए, ठीक है। देखो 3 सेकेंड पे कितने, 7, 3 पे हो गए 7, वैसे ही 4 पे 6, 5 पे 5, 6 पे 4, 7 पे 3, 8 पे 2, 9 पे 1। देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है एक्चुअली में, ये स्ट्रेट लाइन होगी भी नहीं, एक कर्व टाइप का बनता जाएगा, ये कर्व टाइप का बनता जाएगा। ये है रिएक्टेंट का ग्राफ। इस तरीके से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ रिएक्टेंट का। टाइम के अकॉर्डिंग में क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, रिएक्टेंट की घट रही है ना। वहीं दूसरे तरफ बात करें हम लोग रेट ऑफ प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्टेंट में एक चीज़ और, इसके लिए हम लोग रेट जो लिखेंगे, रेट ऑफ मान लो R लिखना हमें, तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब C फाइनल माइनस C इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल, जिसे हम डेल्टा C अपॉन डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि इसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। T इक्वल टू 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड तक में C फाइनल कितना है, 9 मोलर, माइनस इनिशियल कितना है, 10 मोलर डिवाइडेड बाई टाइम। देखो कितने का चेंज हुआ है, 1 माइनस ज़ीरो सेकेंड। देखो ये आंसर कितना माइनस में आ जाएगा ये, है ना,
क्यों, 9 में 10 को माइनस करना है अपना, या ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये बताओ, कोई भी स्पीड अगर आपको बोला जाए कि आपकी स्पीड क्या है, आप मान लो कहीं दौड़ रहे हो, है ना, तो आपकी स्पीड क्या, आप क्या नेगेटिव में बताते हो क्या, नहीं बताते हो। उसी तरीके से जो रिएक्शन की रेट है, रिएक्शन की जो स्पीड है, वो नेगेटिव कैसे हो सकती है। हाँ, नेगेटिव आने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग घटते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसकी मैग्नीट्यूड की, है ना। साइन से कोई मतलब नहीं है हमें, है ना। तो वो साइन जो है वो अब वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये बातें फिजिक्स में होती थी। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। इसे हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, एक माइनस साइन लगा देंगे। जब भी बात होगी रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट में देखो क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन घटता जाता है। तो उसे हम पॉजिटिव बनाने के लिए जब भी रेट रिएक्टेंट की कैलकुलेट करेंगे, तब हम लोग साइन लगाएंगे माइनस का, ठीक है। देखो अब माइनस साइन लगाने से क्या हो जाएगा, ये 1 मोलर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, यानी कि 1 मोलर पर सेकेंड। मतलब हर 1 सेकेंड में रिएक्टेंट के 1 मोल घट रहे हैं। देख लो, हो ही रहे हैं। 1 सेकेंड में 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7। इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट आर। उसी तरीके से हम लोग बात करें रेट ऑफ प्रोडक्ट की, सिमिलरली एकदम सेम है। बात करें प्रोडक्ट की, देखो क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट अपने पास मान लो रिएक्शन है आर से पी, टी इक्वल टू 0 पे मान लो इसके 10 मोलर थे, इसके 0, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसके 9 मोलर हो गए, इसके मान लो 1 मोलर हो गए। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसके 8 मोलर, 2 मोलर। इस तरीके से ये घटते जा रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इसके लिए देखो ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10, ये टी और ये कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो बात करें प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे प्रोडक्ट को। टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे कितना था, ये 0, ठीक है। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1, 1 सेकेंड पे 1, 1, 2 सेकेंड पे 2, 2 सेकेंड पे 2, 3 सेकेंड पे 3। देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता जाएगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ पी क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो कि हमें इसके लिए कैलकुलेशन करनी है, तो क्या हो जाएगा, फाइनल कितना है 1 मोलर माइनस 0 मोलर, 1 माइनस 0 मोलर टाइम 1 माइनस 0 सेकेंड, क्या हो जाएगा 1 मोलर पर सेकेंड। यानी कि डेल्टा सी अपन डेल्टा टी लिख सकते हैं ऐसे, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में जो रेट अपना आया है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, बढ़ते जा रही है। देखो यहाँ पे जो फाइनल होगा वो अपने इनिशियल से ज़्यादा होगा, तो जो माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, इसलिए रेट पॉजिटिव में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो इसकी हम लोग रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, एक रिएक्शन मान लो Fe2O3, इससे अपना बना Fe2 प्लस O2, ठीक है। T इक्वल टू 0 पे मान लो इसके कॉन्सेंट्रेशन 15 मोल पर लीटर है, ठीक है। T इक्वल टू 10 सेकेंड पे इसके मोल घटकर हो गए मान लो 6 मोल पर लीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अपना, फर्स्ट फाइंड द रेट
फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Fe2O3। मतलब Fe2O3 किस स्पीड से, किस रेट से डिसअपियर हो रहा है। सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2+, एंड लास्ट वन इज फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ये हमें कैलकुलेट करना है। फिर इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि पूरी ओवरऑल रिएक्शन की रेट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग इंडिविजुअल्स तीनों की रेट को कैलकुलेट करेंगे, फिर आगे हम लोग सीखेंगे कि भाई अपनी ओवरऑल रिएक्शन की रेट क्या होगी। सॉल्व करें से वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। आप चाहो तो ग्राफ प्लॉट करके भी आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले जो अपनी रिएक्शन दी हुई है उसे हम बैलेंस करेंगे। अगर आपने बैलेंस किया है तो सही है, नहीं किया है तो पहले आप उसे बैलेंस करें, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे बैलेंस करेंगे। Fe लेफ्ट साइड में अपने पास कितने हैं, 2, तो राइट साइड में कितने होने चाहिए, 2। बैलेंस करना आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप यूट्यूब पे सर्च करें ऑर्गेनिक मंत्रा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको सिखाया हुआ है वहाँ पे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम लोग, मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर लास्ट में नॉन मेटल्स को। मेटल अपने पास में क्या है, Fe यहाँ पे 2, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में क्या कितने हैं, 3, यहाँ पे 2, तो इससे हम लिख देंगे 3/2। अपना हो गया ये इक्वेशन बैलेंस्ड। अब देखो यहाँ पे t = 0 पे तो इक्वेशन रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो कितने हो जाएंगे, 0 0। t = 10 सेकेंड पे 15 से घटकर 6 हो गए हैं, ठीक है। तो कितने का चेंज आया, कितने का, 9 मोल पर लीटर का। अब ये देखो तो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कितने प्रोडक्ट बनेंगे हम लोग डिसाइड करते हैं। इसके 1 मोल घटने पे Fe2+ के 2 मोल बनते हैं, लेकिन इसके घटे कितने हैं, 9। 1 से 2 बनते हैं तो 9 से कितने बनेंगे, ये 18 मोल पर लीटर। समझो इस चीज़ को। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में क्या बताता है कि जो रिएक्टेंट है उसके 1 मोल घटने पे इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसके कितने घटे हैं, 15 से 6 हो गए, 9 घटे हैं, तो 9 से कितने बने होंगे, ये 18। अब देखो इसके 1 मोल घटने पे इसके 3/2 बनते हैं, तो इसके 9 घटने से कितने बनेंगे, 9 × 3/2 मोल पर लीटर, ठीक है। अब फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Fe2O3। क्या हो जाएगा ये, ΔC/ΔT, यानी कि C फाइनल माइनस C इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन किसका फर्स्ट निकाले हम, Fe2O3 का, तो फाइनल कितना है, 6 माइनस इनिशियल कितना है, 15, ठीक है, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई टाइम। T फाइनल माइनस T इनिशियल कितना हो जाएगा, 10 - 0 सेकेंड। अब देखो मैंने अभी बताया था कि जो रिएक्टेंट होते हैं उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कंसिडर करेंगे, या तो आप क्या करो, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन को ऐड कर दो, ठीक है। 6 में से 15 जाएगा, देखो कितना -9 आएगा ना, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस साइन। क्या हो जाएगा आंसर, 9 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड। आंसर क्या है, 0.9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में Fe2O3 के 0.9 मोल घट रहे हैं, है ना। उसी तरीके से Fe2+ के रेट को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, रेट ऑफ फॉर्मेशन। देखो प्रोडक्ट हमेशा बनता है, इसलिए वर्ड आया यहाँ पे फॉर्मेशन। रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, घटता है, इसलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वापस से वही फॉर्मूला ΔC/ΔT, लेकिन इस बार ΔC और ΔT किसके लिए होगा, Fe2+ के लिए। तो C फाइनल माइनस C इनिशियल। C फाइनल कितना है, 18 मोल पर लीटर, माइनस इनिशियल कितना है, 0 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल कितना है, देखो 10 सेकेंड, और T इनिशियल कितना है, 0। टाइम तो भाई सबके लिए सेम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है ना, लेकिन टाइम तो सबके लिए सेम रहेगा। T फाइनल कितना है, 10 माइनस 0 सेकेंड, कितना आ गया ये, 18/18 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड।
कितना आ गया 1.8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो इस बार आंसर थोड़ा अलग आया है ना। Fe2O3 0.9 मोल पर लीटर के रेट से डिसअपियर हो रहा था। वहीं बात करें Fe2+ की, तो देखो ये 1.8 मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग बन रहा है, इस स्पीड से बन रहा है। उसी तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 के फॉर्मेशन की रेट क्या होगी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। देखो इसका सी फाइनल कितना है 9 इंटू 3/2, तो 27/2 माइनस इनिशियल कितना था 0 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम 10 माइनस 0 सेकेंड। कितना बन गया ये देखो 27/20 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये अपना आंसर आ गया। इसे आप पॉइंट में कैलकुलेट कर सकते हो या फिर यहाँ छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोग इंडिविजुअल रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखो इंडिविजुअल रेट को हम लोग कैलकुलेट तो कर लिए, आगे हम लोग सीखेंगे अभी कि किस तरीके से पूरी रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा, पूरी रिएक्शन की जब हम लोग रेट को कैलकुलेट करेंगे ना, तो किसी एक स्पीसीज के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। देखो हेडिंग डालो रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं ROR, है ना, ROR। सपोज करो एक क्वेश्चन के साथ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ए अपनी एक रिएक्शन है, ठीक है, अपनी एक रिएक्शन है ये, इसके लिए हमें पूरी रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग रेट ऑफ ए लिखें तो क्या आएगा, डेल्टा सी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम। उसी तरीके से हम लोग बात करें अगर रेट ऑफ बी की रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा सी बी डेल्टा टी। सी बी का मतलब क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सी डेल्टा सी बाई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा एक काम करते हैं, इसे मैं एक्स वाई पी और क्यू लेता हूँ, नहीं तो सी और सी से कन्फ्यूजन हो सकता है ना। उसी तरीके से रेट ऑफ डी क्या होने वाला है, डेल्टा सी ऑफ डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, मैं बोलूँ अगर रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहने का मतलब क्या, देखो किसी भी रिएक्शन की रेट को हमें अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज किसी एक का रेट कैलकुलेट करेंगे और उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। सपोज करो अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएं इस रिएक्शन के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं ए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, देखो रेट ऑफ ए, रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, मैंने इंडिविजुअल मान लो कि ए का रेट कैलकुलेट मैंने कर लिया कि भाई ए की रेट क्या है, तो मैंने लिख दिया रेट ऑफ ए। रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज क्या है, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स को डिवाइड करने के बाद जो अपनी कैलकुलेशन होगी, जो वैल्यू आएगी वो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, है ना। अगर मान लो मैं बी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा, रेट ऑफ
बी डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट इस बार डिवाइड होगा वाई, है ना। उसी तरीके से सी के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करूँगा अगर, तो रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय पी। डी के लिए क्या होगा, रेट ऑफ डी डिवाइडेड बाय क्यू, है ना। मतलब हमें करना क्या है, जब रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज हों, ऐसे तो दो स्पीसीज कम से कम होंगे ही, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे ही। मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दो या दो से ज़्यादा हों, तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी एक स्पीसीज की रेट को कैलकुलेट करेंगे और उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने रेट ए की कैलकुलेट की है तो एक्स से डिवाइड करूँगा, अगर मैंने बी की रेट कैलकुलेट की है तो वाई से डिवाइड करूँगा, सी की रेट कैलकुलेट की है तो पी से डिवाइड करूँगा, और डी की रेट कैलकुलेट की है तो क्यू से डिवाइड करूँगा। अगर मान लो मैं चारों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूँगा अगर, तो मेरे पास ये चारों वैल्यूज़ बराबर आनी चाहिए, और वैल्यूज़ बराबर आएंगी भी, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं फिर देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन, वापस से अपने पुराने क्वेश्चन को ही करते हैं। मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, Fe2O3, इससे अपना प्रोडक्ट बना Fe2 प्लस O2, है ना। T इक्वल टू 0 पे मान लो इसके हैं 10 मोल पर लीटर, T इक्वल टू मान लो 10 सेकंड के बाद। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने 10 ले लिया है ना। इसके घट के हो गए मान लो 8 मोल, 8 मोल पर लीटर। अब क्या है, फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Fe2O3, Fe2O3 की डिसअपियरेंस मतलब घटने की रेट ऑफ फॉर्मेशन। प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा बनता है, फॉर्मेशन ऑफ Fe2 प्लस के बनने की रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ठीक है। लास्ट में हम लोग को कैलकुलेशन करना है, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन की रेट को हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करो। कैसे करेंगे, Fe 2 तो 2 लगा दिया Fe, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ये 2 तो 3/2। अब देखो यहाँ पे इसके 1 मोल घटने से इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसके घटे कितने हैं, 10 से हो गए हैं अब 8, पहले 10 थे अब 8 हो गए हैं, तो कितने का चेंज आया है, 2 मोल पर लीटर का। 1 से 2 बनते हैं तो 2 से कितने बनेंगे, 2 × 2 4 मोल पर लीटर, ठीक है। इसके 1 मोल से इसके बनते हैं 3/2, तो इसके 2 से कितने बनेंगे, 2 × 3/2 मोल पर लीटर। कितना हो गया ये, 2 से 2 गया 3 मोल पर लीटर, ठीक है। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Fe2O3 क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल 8 - 10 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम 10 - 0 सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, मैंने बताया रिएक्टेंट क्या आ गया, हम लोग लगाएंगे माइनस का साइन, कितना हो जाएगा ये 2/10 यानी कि 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये अपना आंसर हो गया। अगर इसका आंसर कैलकुलेट करना हमें Fe2 प्लस का,